सोचो अगर किसी दिन तुम अचानक एक अखबार में अजीब सा टेस्ट देखो और फिर टेस्ट के बाद कोई अनजान आदमी तुम्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए चुन ले। ये कहानी है 4 ऐसे बच्चों की जिनका कोई सहारा नहीं था, न माँ बाप न कोई पहचान, लेकिन एक चीज थी, दिमाग। इन बच्चों को एक रहस्यमयी आदमी ने इकट्ठा किया, मिस्टर बेनेडिक्ट। उसने बताया कि दुनिया पर एक खतरा मंडरा रहा है, एक ऐसा दुश्मन जो सामने नहीं आता लेकिन लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है। अब इन बच्चों को बनना है जासूस, घुसना है एक स्कूल में जहां बच्चे नहीं, ब्रेन वॉश्ड सैनिक तैयार हो रहे हैं। क्या ये मासूम से दिखने वाले बच्चे सच में दुनिया को बचा पाएंगे या फिर खुद भी उसी जाल में फंस जाएंगे जहां से कोई नहीं लौटा? ये कहानी भविष्य की दुनिया में सेट है। हमारी दुनिया पर चुपचाप एक रहस्यमयी ताकत हमला कर रही है, जिससे लोग हर दिन और ज्यादा बेचैन होते जा रहे हैं। इसी बेचैनी की वजह से द इमरजेंसी नाम का एक भ्रम फैल गया है, जिससे लोग हर समय डर में जी रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। इस डर की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाकी चीजें भी बिगड़ गई हैं। रेनी एक अनाथ बच्चा है जिसे पढ़ना बहुत पसंद है और जो अपनी कंपनी में खुश रहता है। वो दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन अनाथालय के बच्चे उसकी समझदारी का मजाक उड़ाते हैं। उसे अक्सर लगता है कि वो बाकी बच्चों से अलग है। उसकी एक ही मेंटर है, तमिल भाषा की टीचर मिस पेरुमल। एक दिन मिस पेरुमल उसे एक टेस्ट का विज्ञापन दिखाती हैं, जिसमें जीतने वाले बच्चों को एक प्रसिद्ध स्कूल बोट राइड एकेडमी में स्कॉलरशिप दी जाएगी। रेनी हमेशा से बोट राइड जाना चाहता था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं है। मिस पेरुमल उसे भरोसा दिलाती हैं कि वो इस टेस्ट में सबसे ज्यादा योग्य साबित होगा। अगली सुबह मिस पेरुमल उसे लेने आती हैं। वो दोनों टेस्ट सेंटर जाते हैं और गले मिलने के बाद अलग हो जाते हैं। वहाँ बहुत से बच्चे आए होते हैं। उनका एग्जामिनर होती हैं नंबर 2, एक अजीब लेकिन सख्त औरत जो उन्हें बताती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। पहला सवाल होता है, अगर एक हाथी और एक लामा ऊंचाई से गिर रहे हों और सिर्फ एक को बचा सकते हो तो किसे बचाओगे? रेनी जवाब देता है कि वो हाथी को बचाएगा, ताकि शायद हाथी की वजह से लामा की जान भी बच सके। ऐसे कई सवालों के बाद आखिरी सवाल आता है, क्या तुम बहादुर हो? रेनी सोचता है और जवाब देता है कि शायद वो खुद को बहादुर मानता है। फिर नंबर 2 सबको पेंसिल नीचे रखने को कहती हैं और कॉपियां जांचती हैं। फिर वो बताती हैं कि जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें दूसरे राउंड के लिए पास की बिल्डिंग में ठीक 1 बजे आना होगा। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि उन्हें सिर्फ एक पेंसिल और एक इरेजर ही लाना है। जब रेनी पूछता है कि अगर पेंसिल टूट गई तो क्या शार्पनर मिलेगा, तो वो कहती हैं कि टेस्ट के लिए जो जरूरी होगा वो सब मिलेगा। फिर वो पास हुए बच्चों की लिस्ट पढ़ती हैं, जिसमें सिर्फ रेनी का नाम होता है। बाकी सब बच्चे निराश होकर चले जाते हैं और रेनी अगले एग्जामिनेशन हॉल की ओर बढ़ता है। रास्ते में उससे पहले एक लड़की चल रही होती है, रोंडा। उसकी पेंसिल नाली में गिर जाती है। उसकी दोस्त उसे छोड़कर अंदर चली जाती है, लेकिन रेनी उसकी मदद करता है। एग्जाम शुरू होने में बस कुछ मिनट बाकी होते हैं, इसलिए रेनी अपनी पेंसिल तोड़कर आधी उसे दे देता है। उसे भरोसा होता है कि अंदर शार्पनर मिलेगा। रोंडा उसे जवाबों की मदद ऑफर करती है, लेकिन रेनी मना कर देता है। एग्जामिनेशन हॉल में नंबर 2 कहती हैं कि जो भी बोलेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो बताती हैं कि ये टेस्ट बहुत लंबा और मुश्किल होगा। एक लड़की कराहती है और उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। रेनी हाथ उठाकर इशारा करता है कि उसे पेंसिल तेज करनी है। नंबर 2 समझ जाती हैं और उसे इजाजत दे देती हैं। टेस्ट शुरू होता है और कुछ ही सेकंड में एक लड़का भागते हुए चिल्लाता है कि वो ये नहीं कर सकता। रेनी सवालों पर ध्यान देता है, लेकिन वो सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। ज्यादातर सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर होते हैं। फिर भी रेनी के आगे बैठी रोंडा आधे घंटे में टेस्ट खत्म कर देती है। पेपर देने से पहले वो चुपचाप एक छोटा सा कागज गिरा देती है, जिसमें सारे जवाब होते हैं। रेनी सवालों से जूझ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कागज नहीं उठाता। माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है और कुछ बच्चे तो रोने लगते हैं। रेनी को कोई जवाब नहीं आता, लेकिन जब वो ध्यान से पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि हर सवाल का जवाब अगले सवाल में छुपा है। इस तरह वो सारे सवाल हल कर लेता है और अच्छा प्रदर्शन करता है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आता है और फिर से सिर्फ रेनी पास होता है। उसे हैरानी होती है क्योंकि रोंडा ने चीटिंग की थी। रोंडा उसे शुभकामनाएं देती है और चली जाती है। फिर एक और लड़का आता है, स्टिकी वॉशिंगटन।
उसे सब कुछ याद रहता है जो वो देखता है। वो भी अपने बैच में अकेला पास हुआ था और उसे लगता है कि ये अजीब है क्योंकि वहाँ भी किसी ने चीटिंग की थी। पता चलता है कि दोनों ने एक जैसी सिचुएशन फेस की थी और उसी लड़की से मिले थे जिसकी पेंसिल नाली में गिरी थी। अब उन्हें समझ आता है कि असली टेस्ट उनके व्यवहार और दया को परखने का था, इसलिए वही पास हुए। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और खुद को केट बताती है। वो एक एथलेटिक और एडवेंचरस लड़की है जो हमेशा अपने रेड बकेट के टूल्स के साथ रहती है। वो कहती है कि उसने टेस्ट पास नहीं किया क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल थे, लेकिन वो इसलिए चुनी गई क्योंकि उसने नंबर 2 की मदद की थी गुस्से में आए पेरेंट्स को संभालने में। फिर क्रिस्टा और ड्यूई भी ग्रुप में शामिल होते हैं। उन्होंने भी टेस्ट पास किया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो बोट राइट अकेडमी में पहुंचेंगे। क्रिस्टा खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझती है। अब पूरा टीम तैयार होता है और उन्हें मिलिगन से मिलवाया जाता है, जो अगले टेस्ट का जिम्मेदार है। वो उन्हें कमरे में भेजता है जहां सबको बारी बारी से जाना होता है। सबसे पहले क्रिस्टा जाती है। कमरे में फर्श पर चेस बोर्ड जैसा पैटर्न होता है। एक नोट लिखा होता है, बिना काले या सफेद स्क्वायर पर पैर रखे कमरे को पार करो। क्रिस्टा साफ मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। मिलिगन उसे फेल कर देता है। फिर ड्यूई कमरे में जाता है और अपनी एथलेटिक स्किल्स से दीवार से चिपक कर पीले स्क्वायर पर छलांग लगाता है और पार कर जाता है। इसके बाद केट अंदर जाती है। वो अपनी बकेट से रस्सी निकालकर एक रास्ता बनाती है और चलकर आराम से पार कर जाती है। केट पहले सर्कस में काम करती थी, इसलिए उसे रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस थी। स्टिकी अपनी बारी पर सवाल ध्यान से पढ़ता है और समझता है कि सवाल में लिखा है पैरों से स्क्वायर पर मत चलो, इसलिए वो घुटनों और हाथों के बल चलकर पार कर जाता है। आखिर में रेनी सोचता है और फिर सीधा चलकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने टेस्ट कैसे पास किया, तो वो बताता है कि जो बॉक्स बने थे वो स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगल थे, इसलिए वो उन पर चलकर पार कर गया। इसके बाद मिलिगन उन्हें आखिरी टेस्ट की जगह पर ले जाने को कहता है। वो उन्हें एक सीवर में ले जाता है और बताता है कि वहीं से रास्ता होकर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बच्चों को ये अजीब लगता है कि इतनी बड़ी स्कूल की परीक्षा में उन्हें नाली से होकर जाना पड़ रहा है। रेनी को ये भी समझ आता है कि अब तक किसी भी परीक्षक ने बोट राइट अकेडमी का नाम नहीं लिया है। फिर भी वो मिलिगन पर भरोसा करता है और उसके पीछे चलते हुए एक बड़े से मैंशन के लॉन में पहुंच जाता है। मिलिगन कुछ मिनट के लिए अंदर जाता है। जब बच्चे अकेले रह जाते हैं तो ड्यूई एक्सरसाइज करने लगता है और बाकी तीन अपने परिवार के बारे में बात करते हैं। केट बताती है कि उसकी माँ की मौत बचपन में हो गई थी और उसके पापा ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया था, लेकिन वो उन्हें दोष नहीं देती क्योंकि उसी अनाथालय में उसे सर्कस से प्यार हो गया। रेनी बताता है कि उसने कभी अपने माता पिता को नहीं जाना, लेकिन फिर भी उन्हें याद करता है। ड्यूई कहता है कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे मिरेकल कहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें उस मैंशन के अंदर बुलाया जाता है जो भूल भुलैया जैसा दिखता है। रोंडा वहां आती है और बताती है कि वो बच्चों की परीक्षा लेने आई थी। अगले टास्क में उन्हें भूल भुलैया के अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है और कहा जाता है कि दूसरी मंजिल तक पहुंचो। जो पहले 3 बच्चे घंटी बजाएंगे वही पास होंगे। हिंट में कहा जाता है आंख बंद करके भी ये काम किया जा सकता है। टास्क शुरू होते ही रेनी तुरंत सुराग ढूंढना शुरू करता है। वो देखता है कि हर दरवाजे के पास 4 संकेत लगे हैं जो अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे हैं। वहीं स्टिकी हिंट को गंभीरता से लेता है और आंख बंद कर भूल भुलैया पार करने की कोशिश करता है। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से वो जल्दी रास्ता ढूंढ लेता है। केट कुछ अलग सोचती है। वो दीवार की वेंट खोलकर उससे ऊपर चढ़ जाती है। ड्यूई स्टिकी के पीछे पीछे चलता है, लेकिन जैसे ही सीढ़ियां दिखती हैं वो स्टिकी को धक्का देकर दीवार से टकरा देता है और खुद घंटी बजा देता है। रेनी को बाद में पता चलता है कि वो संकेत ब्रेल लिपि में थे जो दिशा बताते थे। वो सीढ़ियों तक पहुंचता है और स्टिकी को भी ऊपर खींच लेता है। केट पहले से वहां इंतजार कर रही थी ताकि वे तीनों साथ में घंटी बजा सकें। जैसे ही तीनों घंटी बजाते हैं वे जीत जाते हैं और ड्यूई बाहर हो जाता है क्योंकि निर्देश में कहा गया था कि जो पहले 3 घंटी बजाएंगे वो जीतेंगे, और यही तीनों साथ में बजाते हैं। इसके बाद उन्हें परीक्षा के मास्टरमाइंड मिस्टर निकोलस बेनेडिक्ट से मिलवाया जाता है। तभी उनकी टीम की सबसे छोटी सदस्य आती है, कॉन्स्टेंस। वो छोटी, होशियार और तेज दिमाग की लड़की है जिसे किसी की परवाह नहीं है। वो बाकी सबसे अलग तरीके से पास हुई थी। पहले उसने सारे सवालों को गलत बताया, फिर इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करके जितनी पेंसिल चाहिए थी वो ले आई, और भूल भुलैया वाले टेस्ट में उसने रास्ता ढूंढने की बजाय सैंडविच खाया।
फिर भी उसकी खास सोच के कारण उसे सिलेक्ट किया गया। अब सच का पल आता है। मिस्टर बेनेडिक्ट बताते हैं कि उन्हें बोट राइड एकेडमी के लिए नहीं बल्कि एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है ताकि वो दुनिया को बचा सकें। बच्चे हैरान हो जाते हैं। मिस्टर बेनेडिक्ट बताते हैं कि आजकल टीवी और रेडियो पर एक रहस्यमयी संदेश चलाया जा रहा है जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होता है कि इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन उसका असर दिमाग पर पड़ता है। इसी से लोग अंदर से घबराने लगते हैं और यही है दी इमरजेंसी। 1 साल की रिसर्च के बाद मिस्टर बेनेडिक्ट को पता चला कि ये संदेश एक आइलैंड से आ रहा है जहां सिर्फ बच्चों का स्कूल है। इसीलिए वही बच्चे इस मिशन के लिए चुने गए हैं। वो उन्हें मना करने का ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन थोड़ी सोच विचार के बाद सभी बच्चे मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।